नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी का सम्मान समाज और देश के विकास की है पहली सीढ़ी। देश की तेज विकास के लिए हमारी सरकार महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधाओं को दी सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सौंपा अपने सोशल मीडिया अकाउंट का जिम्मा। नारी शक्ति को किया नमन। अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं साझा कर रही हैं अपनी उपलब्धियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका को बताया अहम। नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट नोएडा कैंपस का किया उद्घाटन। प्रदेश में निवेश के लिए दुनिया को किया आमंत्रित। कहा, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है प्रदेश। और रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क पर देर रात किया हवाई हमला। हमले में करीब 11 लोगों की मौत, 30 लोग हुए घायल, कई इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नवसारी जिले के वांसी बोरसी गांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 5 लखपति दीदियों को लखपति दीदी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। 25,000 स्वयं सहायता समूह को 2.5 लाख महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ने कुछ सखी मंडल और स्टार्टअप को चेक प्रदान किए। वहीं लखपति दीदियों को सम्मानित किया और प्रधानमंत्री ने उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाण पत्र भी प्रदान किए, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट, ड्रोन दीदी, बैंक सखी, कृषि, बागवानी जैसे कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह शामिल रहे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए गुजरात सरकार की योजना जी सफल और जी मैत्री का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। जी सफल योजना अंत्योदय कार्ड धारकों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा। आजीविका उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं जी मैत्री राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका बढ़ाने के लिए कार्यरत उद्यमियों और स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ उनके अनुभवों और सशक्तिकरण की यात्रा पर चर्चा की। महिलाओं ने प्रधानमंत्री को बताया कि कैसे प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाएं उनके जीवन में बदलाव लाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मददगार साबित हुई हैं। लखपति दीदी पहल के अंतर्गत देश भर में अब तक करीब 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदियां बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात में लखपति दीदियों के साथ विशेष संवाद किया। उनके जीवन की यात्रा के बारे में बातचीत की। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन महिलाओं को मिला और कैसे इन योजनाओं के जरिए इन महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। ये तमाम सारे अनुभव अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं ने, लखपति दीदियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा किए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज का दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने का और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। ये दिवस महिलाओं की उपलब्धियां का सम्मान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देने के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। इस सम्मेलन का विषय नारी नेतृत्व से विकसित भारत अत्यंत प्रासंगिक है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा के 50 वर्ष पूरी हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कालखंड में नारी समुदाय ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मैं अपनी जीवन यात्रा को भी इसी प्रगति की कड़ी मानती हूँ। ओडिशा के एक साधारण परिवार और पिछड़े क्षेत्रों में जन्म लेने से लेकर मेरी राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा भारत के समाज में नारी को मिले समानता के अवसर एवं सामाजिक न्याय की कहानी है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की नारी शक्ति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। देश की नारी शक्ति राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने और विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नेतृत्व प्रदान करे, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विभिन्न विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से उन्हें जोड़ा जा रहा है। वे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, इसके लिए लखपति दीदी कार्यक्रम चल रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना भी महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बने रही है। सरकार के ये सभी प्रयास विभिन्न स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं और उन्हें जीवन में नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी बेटियां विकसित भारत के सपने को साकार करने में पूरा योगदान दे रही हैं। इसके लिए जरूरी है कि समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भी अच्छा वातावरण प्रदान करे। हमारी बेटियां विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भी अच्छा वातावरण प्रदान करे। उन्हें एक ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिसमें वे बिना किसी दबाव या भय के अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सके। हमें एक ऐसा आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए जहां कोई भी बेटी या बहन किसी भी समय कहीं भी अकेला जाने में और कहीं भी रहने में डरे नहीं। महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव ही भयमुक्त सामाजिक वातावरण का निर्माण करेगा। ऐसे परिवेश में जो आत्मविश्वास उत्पन्न होगा वो हमारे देश को नई ऊंचाई लेकर जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में हजारों साल पहले ये कहा गया है कि जहां माँ, बहन, बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नज़र से देखा जाता है वहीं देवता निवास करते हैं। हमारे लिए बहनें और बेटियां देवी का स्वरूप है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है महिला सशक्तिकरण। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपने देश की, प्रदेश की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत में हजारों साल पहले ये कहा गया है जहां मां, बहन, बेटी को
मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। हमारे लिए बहनें और बेटियां देवी स्वरूपा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है महिला सशक्तिकरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर जिले के दौरे पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिफी कंपनी के डेटा सेंटर और MOQ कंपनी का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज के आधुनिक युग की आवश्यकता के अनुसार युवाओं की जरूरतों और वैश्विक परिदृश्य के अनुसार तकनीक पर नीतियां तैयार की हैं। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 500 से अधिक सिंगल विंडो बना रहा है। MOU मॉनिटरिंग के लिए हमने निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया है। आज की मॉडर्न एज की आवश्यकता के अनुरूप हम उस प्रकार की तकनीक को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से आज के युवा की आवश्यकता के अनुरूप 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ आज आपके सामने आया है। देश के टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आज तेजी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 500 से अधिक केयरलेस सिंगल विंडो के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा है। MOU मॉनिटरिंग के लिए भी हम लोगों ने निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट नोएडा कैंपस के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि ये केवल 8-10 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन के उत्पादन में 65% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उत्पादन में 55% भागीदारी के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 8-10 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग में 65% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 55% भागीदारी के साथ देश के अंदर नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश का नोएडा और ग्रेटर नोएडा तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में उभरा है और इस दिशा में हम लोगों ने तेजी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। दिल्ली में तीसरा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन कार्यक्रम शुरू हो गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम की मुख्य थीम किफायती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सभी तक पहुंचे, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 101 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि एम्स की संख्या 22 हो गई है। Primary health care is being cared by a network of more than 175,000 Ayushman Arogya Mandirs under the National Health Mission. These Ayushman Arogya Mandirs provide comprehensive health care in the form of 12 packages of services, including free screening of non-communicable diseases like diabetes, hypertension, and 3 types of screening like cancer of oral cancer, breast cancer, and cervix cancer. Since 2014, there has been 101% of increase in the medical colleges. We have given a lot of emphasis to medical education. And I can say that 130% of increase has been there in the MBBS seats. भारत और जापान सेना अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई। 2 दिन तक चली इस वार्ता में सालाना रक्षा सहयोग योजना, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, सैन्य शिक्षा, डोमेन एक्सपर्ट का आदान प्रदान, विशेष तकनीक और ऑपरेशनल ट्रेनिंग में सहयोग की संभावना तलाशने पर बातचीत हुई। जापानी प्रतिनिधिमंडल को भारतीय सेना के संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और CUNP के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने भारतीय सेना के थिंक टैंक क्लॉज के साथ अलग अलग भू रणनीतिक मुद्दों पर गहन विचार विमर्श भी किया।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार ने राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर उनके स्मारक के लिए सरकार द्वारा आवंटित भूमि को स्वीकार कर लिया है। यह स्मारक दिल्ली के राजघाट के पास स्थित समाधियों के परिसर में 900 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनेगा। पिछले हफ्ते मनमोहन सिंह की बेटियां उपिंदर सिंह और दमन सिंह अपने जीवन साथी के साथ भूखंड का जायजा लेने गई थी। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी गुरशरण कौर ने सरकार को एक औपचारिक स्वीकृति पत्र भेजा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने का काम एक ट्रस्ट को दिया जाएगा, जिसका गठन उनका परिवार ही करेगा। उस ट्रस्ट को सरकार से अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश में अवैध तरीके से दाखिल हुए और राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद घुसपैठियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के वसंत कुंज स्थित जय हिंदी कैंप में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सत्यापन अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक रवि मलिक ने पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान पर जानकारी देते हुए बताया कि पैन कार्ड और आधार कार्ड द्वारा दस्तावेजों को सत्यापित किया जा रहा है। जितने भी आईडी प्रूफ इनके पास है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पे सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। और अगर इलीगल होता है तो एफआईआर में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। पीछे से कहाँ से बना हुआ है, सब चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है कि कब से रह रहे हैं, हस्बैंड क्या काम करता है, आस पड़ोस में पता किया जाता है कि कब से रह रहे हैं ये। कई लोग खुद भी झूठ बोल देते हैं, तो उनको वेरीफाई करने के बाद ही इनका फॉर्म भर के फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है जिन पे डाउट होता है। ऑलमोस्ट सबके वेरीफाई करवाए हमने। तो जो कुछ लोग थे जिन पे डाउट था, फिर उनको एफआईआर में वेरीफाई करा के फिर उनको वापस आया गया। सबके पास आईडी प्रूफ है यहाँ। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दौलपुर बमनिया में 14 साल की नाबालिग दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले में प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। इस मामले में प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने परिवार का हालचाल जाना। 2 महीने तक 4 आरोपियों के द्वारा दुष्कर्म करने के आरोप में 4 मुस्लिम युवकों के खिलाफ परिवार के द्वारा थाना भगतपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। असीम अरुण के साथ एडीएम सिटी ज्योति सिंह और एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए असीम अरुण ने कहा कि पीड़िता का स्कूल में दाखिला कराया जाएगा और पैसों से भी पीड़िता की मदद की जाएगी। आरोपियों पर कार्रवाई ऐसी होगी जो एक नजीर बन जाए। जिन अपराधियों ने ऐसा दुराचार किया है, ऐसी घटना की है, उनको कानून सबक सिखाएगा। ऐसा सबक सिखाएगा कि किसी की हिम्मत ना हो कि किसी बेटी की तरफ आंख उठा के देख पाए। योगी जी के नेतृत्व में मैं एटीएस में था, तो यही मुरादाबाद में तमाम आतंकवादियों का इलाज हम लोगों ने किया। ये अपराधी किस खेत की मूली है, इनका इलाज तो बहुत सख्ती के साथ में हो गई। गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई होगी, पॉक्सो के तहत भी कार्रवाई होगी। हमारी पीड़ित बेटी है और भी बच्चे परिवार में हैं। समाज कल्याण विभाग के बहुत अच्छे आवासीय विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बच्चियों के लिए है। वहाँ पे हम चाहेंगे, मैंने सुझाव दिया है कि हमारी बेटी को एडमिशन कराया जाए, बेटी पढ़े। जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे हम लोग उद्वेलित हैं और दंडित तो करेंगे ही, लेकिन बेटी का एक नया रास्ता हम लोग को निकालना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली खेली जाएगी। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रसन्नता जताई है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि होली उमंग, तरंग और रंगों का त्योहार है। विश्वविद्यालय में होली खेलने पर उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसी मजहब की जागीर नहीं है। होली रंगों का त्योहार है, उमंग का त्योहार है, उत्साह का त्योहार है, उल्लास का त्योहार है। न जाने कुछ लोग होली को बदरंग करने का प्रयास क्यों करते रहे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत सरकार के पैसे से चलता है, टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है। यह किसी मजहब की जागीर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी लंबे समय तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली पर आपत्ति रहती रही, प्रतिबंध रहता रहा। लेकिन आज जब मोदी और योगी जी की सरकार है, तो आज ये परिवर्तन हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी लोग रंगों से होली खेल सकेंगे, एक साथ मिलजुल करके एक रंग में रंगे जा सकेंगे। लेकिन ये सेकुलर जमात
जो लगातार सेकुलरिज्म के नाम पर हमेशा छाता तानकर खड़ी रहती है, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मसले पर चुप क्यों हो जाती है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ने कहा कि NRSC हॉल में 13 और 14 मार्च को होली खेली जाएगी, किसी को कोई आपत्ति रोक टोक नहीं होगी। यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी जगह पर कोई कभी प्रतिबंध लगा ही नहीं है कि कोई मनाही हो, किसी को मना किया जा रहा हो। लिहाजा परमिशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, न परमिशन का कोई सवाल उठता है, क्योंकि जब प्रतिबंध नहीं है तो परमिशन की बात ही नहीं होती है। तो ये बात है। अब रह गया ये कि जो होली का मामला है, 13-14 को 13 को छोटी होली है, 14 को बड़ी होली है। उन दोनों दिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ भी अपना मनाना चाहते हैं, जिस तरीके से वो अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपनी होली को सम्मानजनक रूप से मनाते रहे हैं और मनाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी एक अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका रद्द करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए अधिकारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दुहाई देकर जमानत के हकदार नहीं हो सकते। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा कि उच्च पदों पर बैठे लोगों के व्यापक भ्रष्टाचार के कारण ही इस देश में आर्थिक अशांति फैली है। हमारे समाज की समृद्धि और प्रगति को प्रभावी रूप से रोकने की अकेली वजह भ्रष्टाचार है। कोर्ट ने कहा कि एक विकासशील देश के समाज के लिए भाड़े के हथियारों से भी बड़ी समस्या सरकार और राजनीतिक दलों के उच्च पदों पर बैठे भ्रष्ट लोग हैं। बता दें कि मामला पंजाब के एक ऑडिट अधिकारी से जुड़ा है, जिसने गांव में विकास कार्यों के ऑडिट के लिए सरपंच से रिश्वत की मांग की थी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।